निम्नलिखित में से कौन सा अधिक सुरीला स्वर देता है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर स्वीट। तो देखो, खुला आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप में एक मेजर डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि जो ओपन आर्गन पाइप होता है उसकी अगर फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी वी नॉट है तो उसके बाद 2 वी नॉट होगी, फिर उसके बाद 3 वी नॉट होगी और इसी ऑर्डर में रहेगी। लेकिन अगर क्लोज आर्गन पाइप की बात करें, बंद आर्गन पाइप की बात करें, तो अगर उसकी फंडामेंटल वी नॉट है तो उसके बाद 3 वी नॉट, मतलब उसमें जो हार्मोनिक होते हैं वो केवल ऑड हार्मोनिक होते हैं। तो यहाँ पे जो है हार्मोनिक लार्ज नंबर ऑफ हार्मोनिक हैं, तो ये जो है ये स्वीट जो है ये साउंड ज़्यादा स्वीट रहेगा। खुला आर्गन पाइप, ओपन आर्गन पाइप है वो अधिक सुरीला देता है। अब ऑब्वियस हो गया कि आपको क्यों देता है। अब अगर बात करें यहाँ पे तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस ऑप्शन का आंसर तो ए हो गया, स्वरित्र द्विभुज। इससे दो क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एक कहेगा इसकी भुजाओं पर मोम रगड़ दें, मोम रगड़ेंगे अगर हम तो फिर क्या होगा, उनका मास बढ़ेगा, मास बढ़ेगा मतलब इनर्शिया बढ़ेगा, और इनर्शिया अगर बढ़ेगा तो फ्रिक्वेंसी क्या होगी, घट जाएगी। यानी कि मोम रगड़ देने पर उनकी जो फ्रिक्वेंसी होगी, उनकी जो आवृत्ति होगी वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और यही क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि अगर उनकी भुजा पर क्या करते हैं, उसको रेत दें, उसको रेत दें। अब ऑब्वियस है कि इससे क्या होगी, जड़ता, इनर्शिया डिक्रीज होगा तो फिर अब फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। ये दोनों याद रखना। और ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर उसकी दो भुजा होती हैं, एक भुजा को हम एक भुजा टूट जाती है, देन क्या फ़र्क पड़ेगा, ये आप लोग बताना, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि बीट्स क्या होते हैं। जैसे आपको फ्रिक्वेंसी दे दी 250 हर्ट्ज और 256 हर्ट्ज, दो फ्रिक्वेंसीज दे दी, और आपसे कहा कि नंबर ऑफ बीट्स पर सेकंड बताओ। ऑप्शन थे 3, 4, 5, 6। तो क्या होता है, बीट्स जो होते हैं, विस्पंद होते हैं, वो क्या होते हैं, वो होते हैं फ्रिक्वेंसीज़ का डिफरेंस, N1 माइनस N2, मतलब फ्रिक्वेंसीज़ का डिफरेंस। तो 256 में से 250 घटाएंगे तो 6 हमारे बीट्स पर सेकंड इसमें प्रोड्यूस होंगे। सेकंड क्वेश्चन है, एलआर सर्किट का पावर फैक्टर फाइंड करना है। पावर फैक्टर क्या होता है, तो देखो एलआर सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर का मान होता है वो क्या होता है, रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस आर, इम्पीडेंस क्या होता है, √R² प्लस XL का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे एलआर सर्किट है मतलब सी नहीं है, तो फिर हमारा जो है ओनली इंडक्टिव रिएक्टेंस यहाँ पे वर्क करेगा। तो ये फॉर्मूला निकल के आया किसके लिए, इसके लिए, एलआर सर्किट के पावर फैक्टर के लिए। अब XL को हम रिप्लेस कर सकते हैं ओमेगा एल से, क्योंकि XL होता है ओमेगा एल। तो यही हमें फॉर्मूला बी ऑप्शन में दिख रहा है। अब एक चीज़ ऑब्जर्व करो, एक क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा गया है कि एलआर सर्किट का पावर फैक्टर होता है, ऑप्शन थे 0, ऑप्शन था 1, तीसरा ऑप्शन था 0 से 1 के बीच में, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें R², R में कुछ जुड़ा है, ठीक है। अब R² अंडर रूट से बाहर आएगा, R में कुछ जुड़ा है मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है। और अगर अंश से हर बड़ा होता है, कुछ भी हो, अगर अंश से हर बड़ा होता है तो वो वैल्यू 0 से 1 के बीच में आती है। इसके साथ साथ आप एक चीज़ और याद रखना कि एलआर सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है उसका मान 0 to 1 तक होता है। पावर फैक्टर से एक और क्वेश्चन जो अभी रिसेंट AA या SSR किसी में पूछा गया था कि LCR सर्किट था, LCR सर्किट, उसमें रेजोनेंस की कंडीशन थी, रेजोनेंस की कंडीशन थी, तब हमें पावर फैक्टर फाइंड करना था। अब रेजोनेंस की कंडीशन में आपको पता होना चाहिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है, यानी कि XC जो होता है वो XL होता है। अब LCR सर्किट के लिए पावर फैक्टर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बटे इम्पीडेंस, R² प्लस XL माइनस XC का होल ऑफ स्क्वायर, यही तो होता है। अब एक बात बताओ, अगर रेजोनेंस कंडीशन है और LCR का पावर फैक्टर पूछा है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में, क्योंकि बराबर है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कटा देगा, और R² वर्गमूल से बाहर आएगा तो R आएगा, मतलब R/R यानी कि 1 आएगा। पावर फैक्टर किस में, LCR में, जब रेजोनेंस हो तब कितना आता है, 1 आता है। बाकी ये तो आपको पता ही होगा कि XC होता है 1/ωc, और XL होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ये होता है सीधा ωL। जब रेजोनेंस की कंडीशन होती है तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं, यानी कि 1/ωc बराबर हो जाएगा ωL। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू मिलेगी 1/√LC। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और टेस्ला में कौन सा रिलेशन सही है, देखो इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि किधर 4 माइनस पावर होता है प्लस। तो इस चीज़ को आप मेमोराइज़ कर लोगे तो बहुत हेल्प रहेगी कि एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं, ठीक है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। वैसे वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, लेकिन गॉस और टेस्ला भी होते हैं। तो एक गॉस में 10 की पावर -4 टेस्ला होते हैं, तो एक टेस्ला में 10 की पावर +4 गॉस हो जाएंगे। तो देख लो पहला ऑप्शन, एक टेस्ला बराबर 10 की पावर 4 गॉस। ऐसे क्वेश्चन है कि अभी आप जैसे कर रहे हो मेरे साथ तो आपको लग रहा है मैंने याद कर लिया और मुझे पता है, लेकिन मैं सही बता रहा हूँ, अगर आपने इनको अच्छे से नहीं रटा कि किधर -4 होता है किधर +4 होता है तो आप डेफिनेटली एग्जाम में गलत करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि श्यानता गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका मात्रक क्या होता है? पॉइज। ठीक है, पॉइज इसका सीजीएस मात्रा होता है। सीसा संचायक सेल, देखो सेल के भी आपको प्रिंसिपल कुछ पता हो, जैसे क्या प्राथमिक सेल होते हैं, कौन से द्वितीयक सेल होते हैं। बेसिकली जिन सेल को एक बार हम यूज़ करके फिर उनको रीयूज़ ना कर पाएँ वो प्राथमिक सेल होते हैं, जिनको हम फिर से रीयूज़ कर सकें वो द्वितीयक सेल होते हैं। ठीक है, आपसे सपोज़ यही पूछ लेगा, 4 ऑप्शन देगा, लैक्लांसे सेल, डेनियल सेल और कहेगा प्राथमिक द्वितीयक, तो ये अच्छे से पढ़ लेना। बाकी जो सीसा संचायक सेल होता है वो क्या होता है, एक थोड़ा मैं आपको समझा दूँ। इसका जो कैथोड होता है वो पीबी होता है। ठीक है, तभी तो सीसा लेड मतलब पीबी, और वो उसका एनोड ये होता है, कैथोड PbO2 होता है, लेड ऑक्साइड होता है। जब इनको 38% के H2SO4 में डुबोते हैं, आपने 12th में पढ़ा होगा, H2SO4 में जब इनको डुबोते हैं तो फिर 2 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये उसका प्रिंसिपल होता है। बाकी हमें ये बताना है कि जो सीसा संचायक सेल होता है, अब आपको बताया वो केमिकल, ये सारा केमिकल सिस्टम है, तो रासायनिक ऊर्जा को किस में बदल रहा है? विद्युत ऊर्जा में। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और ये कन्वर्जन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपका विद्युत मोटर, ठीक है, विद्युत मोटर का बहुत पूछा जाता है, और आपका जनित्र जनरेटर का बहुत पूछा जाता है। तो याद रखना, विद्युत मोटर जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आपका किस में बदलती है? मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है, और जो जनित्र होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। ये दो बहुत कन्फ्यूजिंग होते हैं, याद रखना। विद्युत मोटर का मतलब कोई मोटर है, ठीक है, जैसे मान लो एक पंखे की मोटर होती है, तो उसमें हम जब विद्युत इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तभी तो वो मैकेनिकल वर्क करता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और जनित्र का उल्टा होता है, जनित्र तुम्हारा मैकेनिकल एनर्जी को, जनित्र इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, मतलब मैकेनिकल से एक इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह के कन्वर्जन आई होप आपने तैयार कर लिए होंगे। किसी चुंबक को जब गर्म किया जाता है तो यानी कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे, तो एक बात आपको पता है, जो मैग्नेटिक क्या कहते हैं यार, ससेप्टिबिलिटी होती है, वो टेम्परेचर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और इसी को हम देख के तो बता सकते हैं उस सब्सटेंस का बिहेवियर, ये फेरोमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। तो इस अगर टेम्परेचर को, अब ऑब्वियसली क्योंकि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ससेप्टिबिलिटी उसकी घटेगी, यानी कि हम, ठीक है, वो घटेगी। यार ये यूट्यूब के नोटिफिकेशन भी, चलो मैं फ़्लाइट मोड पे लगा देता हूँ। ठीक है, अब क्या है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फिर इससे हम ये घटेगा। ठीक है, अगर ससेप्टिबिलिटी घट रही है मींस उसका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, उसका मैग्नेटिक बिहेवियर है, चुंबकत्व तो कम होगा, यानी कि चुंबक का गुण जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। और एक क्वेश्चन जो बहुत पूछा जाता है कि अगर कोई फेरोमैग्नेटिक है यानी कि लौह चुंबकीय सब्सटेंस है, उसको अगर हम क्यूरी टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो फिर वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑप्शन होंगे अनुचुंबकीय में या प्रतिचुंबकीय में। तो याद रखना वो अनुचुंबकीय में। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में। अनुचुंबकीय क्या होते हैं देखो, और ये भी पता हो कि जो ससेप्टिबिलिटी है किसके लिए? एक से बहुत बड़ी होती है फेरोमैग्नेटिक के लिए, ठीक है, एक से बहुत बड़ी होती है किसके लिए? एक से कम होती है। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई हैं। अगर आपने पीछे के वीडियोस जो नए, क्योंकि बहुत सारे लड़के हमसे नए डेली जुड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं गाइज़ कि अगर मेरे पुराने वीडियोस आपको नहीं पता है तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 और फेज़ 3 मैंने नाम दिया है। उससे पहले मेरी फिजिक्स का स्ट्रेटजी का वीडियो देखना, उसके बाद उन फेजेस पे वीडियो स्टार्ट करना। पहले फेज़ 1 देखना, फिर फेज़ 2, फिर फेज़ 3। इससे आपका एग्ज़ाम डेफिनेटली क्लियर होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट है, अगर किसी चुंबक को उसके मध्य बिंदु से चुंबकीय लंबाई के लंबवत यानी कि परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ अगर कट करा जाए तो उसकी पोलर स्ट्रेंथ क्या होगी? इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी या फिर अनचेंज रहेगी? तो देखो ध्यान से समझना, अगर एक बार मैग्नेट है, सपोज़ ये हमने यहाँ पे लिए है, इसका ये है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, अगर एक बार अच्छे से समझ लेते हो तो ऐसे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अगर इसकी लेंथ के, ये इसकी लेंथ है, ठीक है, अगर इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर कट करेंगे तो इसकी आप देख रहे हो कि ऑब्वियसली लेंथ तो आपकी, अगर मध्य बिंदु से काटा गया तो लेंथ हाफ हो जाएगी, लेकिन इसका क्या अनचेंज रहा? इसका पोलर स्ट्रेंथ अनचेंज रहा। लेकिन इसी क्वेश्चन को बहुत तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है कि वो कहे कि इक्वल पार्ट्स में 2 कट कर दिया जाए तो नया जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा m, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? सॉरी, जो m होता है वो क्या होता है? m पोलर स्ट्रेंथ इनटू लेंथ। अब पोलर स्ट्रेंथ तो अनचेंज रही, लेकिन लेंथ हमारी कितनी हो गई? अब लेंथ आधे पार्ट में कट करेंगे तो L/2, तो जो नया जो m होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर इस बार मैग्नेट को इसकी लेंथ के अलोंग कट करें, ठीक है, पैरेलल टू इट्स लेंथ,
इस केस में क्या रहता है कि पोलर जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो हाफ हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनते चलना और लिखते चलना। अगर इसकी लंबाई के समांतर यानी कि अलोंग द लेंथ अगर एक्सिस के अलोंग कट करेंगे तो फिर अब क्या होता है, इस केस में पोलर लेंथ हाफ हो जाती है। लेकिन आप देख रहे हो लंबाई तो सेम रह रही है, जितनी लंबी वो तब थी अभी भी लेंथ वही है। तो अब अगर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, m/2, क्योंकि पोलर स्ट्रेंथ इस केस में हाफ हो गई लेकिन लेंथ वही रही। तो आप देख रहे हो कि दोनों ही केसेस में हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो हाफ हो जाता है, लेकिन पोलर स्ट्रेंथ हमारी परपेंडिकुलर काटेंगे तो अनचेंज रहती है। ठीक है, अब देखो ऐसे भी अब क्वेश्चन आने लगा है कि एक वार मैग्नेट है, उसको क्या करा गया है कि हमने क्या करा, 5 कट लगाए इसमें इसके मतलब समांतर, और 4 कट लगाए हमने इसके लंबवत। अब वो कहेगा कि नया जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा, नई पोलर स्ट्रेंथ होगी, वो क्या होगी, ऑप्शन होंगे m/4, m/20, m/15, m/20, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ये सारे ही क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं, आई होप आप लोग देख लोगे। जैसे यहाँ पे मान लो 4 कट लगाए हैं, 4 कट लगाएंगे तो इसकी जो पोलर स्ट्रेंथ होगी वो m/4 हो जाएगी। ठीक है, m/4 हो जाएगी। अब ठीक है, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये अगर अब वो अकॉर्डिंगली सवाल हो सकता है, जिस तरह का सवाल हो, जैसे 5 कट लगाए हैं या जितने भी लगाए हैं तो l/5, तो यहाँ से तो वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन के लेवल पे। ऐसे भी मैंने क्वेश्चन में बस इसलिए बता रहा हूँ कि चैनल पे जाओगे तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। जैसे कि एक सर्कल, उसको सेमी सर्कल में मोड़ दें, तब फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, एल साइज में कर दें। तो ये सारे ही टाइप मैं कवर करा चुका हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। चैनल पर अगर जाओगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कोई टाइप नहीं है जो आपकी एग्ज़ाम के डोमेन में आता हो और हमने छोड़ा हो। बस आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ये समंदर है, इसमें तैरना आपको आना चाहिए। वायलेट और रेड कलर के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं वो कितने हैं सक्सेसिवली, 1.86 और 1.68। तो प्रिज्म कोण अगर 50 डिग्री हो तो फिर डेविएशन एंगल जो होगा, विक्षेपण कोण होगा, उसका वर्ड विक्षेपण का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो वो क्या होता है, NV रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट का माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेड का, VB माइनस VR इंटू प्रिज्म कोण, ये फार्मूला होता है। अब इसको देख के इनका डिफरेंस में अगर हम प्रिज्म कोण से गुणा कर दें तो उत्तर आ जाएगा। इनका डिफरेंस क्या है, अगर हम दशमलव हटा दें तो 186 में से 168 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18, और अगर 18 बचेगा तो दशमलव था तो 0.18 है इनका डिफरेंस, इंटू इसमें प्रिज्म कोण कितना है, 50 से गुणा कर दो। अब 0.2 अंक के बाद था तो 2 जीरो नीचे आई, 50 से ये 2 बार कटा और 18 2 बार कटेगा तो 9 डिग्री हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन कभी कभी आ जाते हैं तो स्किप नहीं करना है। आज मैंने आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, चलो ये पूछ लेते हैं। एक लाइट सोर्स है और उसके पर्दे के बीच की दूरी 2 गुनी है, तो फिर जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी वो कितने गुनी हो जाएगी। ठीक है, करा चुका हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस में जो किया गया कार्य शून्य होता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि देखो जो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है वो क्या है, इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। अब ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, लेकिन एक साइक्लिक प्रोसेस में पूरा एक, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज हो, एक साइक्लिक प्रोसेस में जो आपका जो U इनिशियल होता है वही U फाइनल होता है, यानी कि इंटरनल एनर्जी में चेंज होता ही नहीं है। अगर चेंज होता ही नहीं है तो ये जीरो यहाँ पे हो जाएगा, तो यानी कि जो किया गया कार्य होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो आपका निकाय को दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। बी ऑप्शन बहुत अच्छा है। और एक बात मैं और बताऊं, इनसे बहुत तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। आइसोबारिक में क्या कांस्टेंट रहता है, कहाँ पे इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, कहाँ पे आपका ताप जीरो होता है। ठीक है, एडियाबैटिक में क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने कराई हैं, जाके ज़रूर देख लेना। ठीक, जो हॉल इफेक्ट होता है वो किस में ज़्यादा होता है, मेटल्स में या सेमीकंडक्टर्स में। तो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लो आप, जो हॉल इफेक्ट का जो हॉल कांस्टेंट होता है वो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है, ये नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सिर्फ इतना याद रख लो अगर आपने हॉल इफेक्ट नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर हाँ ये भी है, आप जाके अच्छे से अभी पढ़ भी सकते हो, लेकिन उसका कोई नीड नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में है तो हो सकता है अगर कभी आ जाता है तो एक चीज़ याद रखना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में ज़्यादा होगी, ऑब्वियसली मेटल में। ठीक है, अगर मेटल में ये ज़्यादा होंगे तो मेटल में हॉल इफेक्ट कम होगा कंपैरेटिवली सेमीकंडक्टर के। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, धातुओं में कम होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं मेटल्स में कंपैरेटिवली इसके, इसलिए। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर से एक चीज़ याद रखना, अगर हम टेम्परेचर सेमीकंडक्टर्स का बढ़ाएंगे
तो उनका जो रेजिस्टेंस होगा, उनका जो प्रतिरोध होता है वो घटता है और उनकी जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ती है। मेटल के केस में ये उल्टा होता है, मेटल में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है और कंडक्टिविटी घटती है, ठीक है। लेकिन सेमीकंडक्टर का ये केस बहुत पूछा जाता है कि अगर उनमें क्या कहते हैं अर्धचालकों में अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा और चालकता बढ़ेगी। क्वेश्चन है, एक एलसीआर सर्किट में जो रेजोनेंस की जो तीव्रता, अनुनाद वक्र की तीव्रता मतलब रेजोनेंस की जो शार्पनेस होगी वो किस पे डिपेंड करती है। बेसिकली जो शार्पनेस होती है रेजोनेंस वक्र की वो क्या होती है, वो क्वालिटी फैक्टर ही होता है। और क्वालिटी फैक्टर मैं बहुत बार इस पे सवाल भी करा चुका हूँ, क्या होता है 1/r√L/C। ये क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला आप याद रखना है, इसमें बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके बनते हैं मैं बता चुका हूँ। अब जो उसका रेजोनेंस जो शार्पनेस होगी वो क्वालिटी फैक्टर, जितना अच्छा क्वालिटी फैक्टर होगा उतना ही शार्प होगा वो, ठीक है, एलसीआर सर्किट में। अब बाकी अब देख लो आप लोग, ये एल क्या है, इंडक्टेंस, ये क्या है, कैपेसिटेंस, आर रेजिस्टेंस। अब देख लो, स्वप्रेरकत्व तो बढ़ाने से घटती है, एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्वालिटी फैक्टर, एल बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर भी बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ये डिपेंड तीनों पे भी करती है तो ये भी हट गया, क्योंकि ये कह रहा है एल सी आर के मान पर निर्भर नहीं करती है, जबकि वो तीनों पे डिपेंड कर रही है, आप देख रहे हो फॉर्मूले से। अब सी के घटाने से घटती है, सी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अगर घटाएंगे सी तो वो बढ़ेगा, तो ये भी गलत हो गया। अब डी को सही होना उसकी मजबूरी हो गई, क्योंकि रेजिस्टेंस को बढ़ाने से घटती है, हाँ इसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर इसको बढ़ाएंगे तो क्वालिटी फैक्टर घटेगा और उसकी शार्पनेस भी घटेगी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर पानी की एक बूंद को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाए तो उसकी पृष्ठ ऊर्जा, सरफेस जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, इंक्रीज। ये क्वेश्चन आएगा, इस बार देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बहुत बार अच्छे से समझा चुका हूँ। जो एक बड़ी बूंद थी उसको 64 में स्प्लिट कराए तो उसके वॉल्यूम को तो इक्वेट करते हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन उसकी जो सरफेस एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। एक प्रोसेस में इतने जूल ऊष्मा अवशोषित कर 11 जूल कार्य करता है। तो ऊष्मागतिकी के फर्स्ट नियम, अब देखो लिखना कम है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, Q = ΔU + W, यानी कि डेल्टा U अगर निकालना चाहें तो Q - W कर सकते हैं, यानी कि अगर 35 जूल में से हम 11 जूल घटा दें तो हमारी चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ जाएगा, जो कितना आ जाएगा, फर्स्ट नियम से 35 में से इसको घटाएंगे तो 5 में से 1 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2, 24 आ गया। कैसे आ गया, क्योंकि Q क्या होता है, ΔU + W। हमने फर्स्ट लॉ से हमने क्या निकाल लिया, फर्स्ट जो स्टेटमेंट थी उससे हमने इंटरनल एनर्जी में चेंज निकाल लिया। अब क्या कह रहा है कि एक अन्य थर्मोडायनामिक्स जो प्रक्रम है उसमें क्या है कि 20 जूल कार्य करना पड़ता है, तो ऊष्मा बतानी है। अब ऊष्मा क्या होती है, ΔU + W। अब ΔU + W, अब ΔU हमने 24 निकाला और W कितना है, 20 जूल कार्य करना पड़ रहा है, तो 20 और 20 24 में जब 20 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 44 जूल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। बाकी बहुत ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस हैं कि एक स्टेटमेंट से आपने इंटरनल एनर्जी निकाली दूसरे में रख के, और आपसे मैं पूछूं कि थर्मोडायनामिक्स का जो ऊष्मागतिकी का फर्स्ट लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पे वर्क करता है, तो 2 आंसर अभी आप लोग बताओ पॉज करके कि ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है और ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम किसके संरक्षण पे कार्य करता है। आई होप आप लोग हमें इग्नोर नहीं करते और आंसर्स जरूर दोगे।